शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट टॉपिक्स को पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, दूसरा अध्याय हम लोग पढ़े थे उत्तर मुगल काल, जबकि तीसरा अध्याय हम लोगों को पढ़ना है नवीन राज्यों का उदय। इसको समझने के लिए चलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में चलते हैं। तो पहला अध्याय जब हम पढ़ाए थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, उस समय यह हुआ था कि जितने भी अंग्रेज थे वो उनका वर्चस्व बच गया और सारे कोई थे जितने भी कंपनियां थी वे सब नष्ट हो गए। सेकेंड में जब हम लोग आते हैं मुगल काल के पीरियड में, तो ये देखने को मिलता है कि मुगल सत्ता खत्म हो जाती है और फिर से अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहता है। इसी के दौरान अंग्रेज के क्षेत्र में ही छोटे छोटे राज्यों का उदय होता रहता है, जैसे बंगाल, कर्नाटका, जाट, रोहेलखंड, इन सबों का क्या होता है, उत्कर्ष होते रहता है। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि मुगल का सत्ता जब खत्म हो जाता है तब छोटे छोटे राज्यों के रूप में कौन उभरते हैं, फिर उभरने के दौरान फिर अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से इनका संबंध रहता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर मुगल काल के बाद के टॉपिक को जो पढ़ना है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों के उदय को पढ़ने से पहले हम लोग मराठा को जरूर पढ़ेंगे। मराठा को पढ़ने के बाद उसमें आसान होगा आप लोगों को समझना। तो नवीन राज्यों के उदय में हम लोग पहले मराठा, बिहार, माफ कीजिएगा, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटका, रोहेलखंड, जाट, हैदराबाद, इन सभी छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, ये भोसले वंश के थे, जबकि इनकी माता का नाम जीजाबाई था। कहा जाता है कि ये शिवाजी जो थे अपने माता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे और जीजाबाई जो थी वे देवगिरी के यादव राय की पुत्री थी और शिवाजी जो है अपना प्रशासनिक ज्ञान वहीं से प्राप्त किए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इनके गुरु, तो गुरु दो गुरु रहते हैं, एक कौन, एक रामदास, एक दादा कोंडदेव। रामदास जो रहते हैं वे रहते हैं आध्यात्मिक गुरु, अर्थात पढ़ाई लिखाई मानसिक ज्ञान जो होता है उसको हम लोग आध्यात्मिक के अंतर्गत रखते हैं, जबकि अस्त्र शस्त्र सिखाने वालों को संरक्षक के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के अंडर में दादा कोंडदेव के अंतर्गत में ही अस्त्र शस्त्र सीखे थे। इनके अलावा इन्हें दो तीन उपाधि से भी जाना गया। पहला उपाधि हम लोग जानते हैं छत्रपति। छत्रपति का जो ये उपाधि धारण करते हैं, पहला जो ये राज्याभिषेक करवाते हैं जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। उसी समय ये छत्रपति का उपाधि धारण करते हैं। नेक्स्ट में इन्हें हम लोग हिंदू धर्म उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसलिए चूंकि ये धर्म, इसलिए भी हम लोग इस पॉइंट को बोल सकते हैं ये हिंदू थे। उसके अलावा इन्होंने अपना वर्चस्व बहुत ही ज्यादा बनाया, प्रशासनिक सेवा भी अच्छा किया, सैनिक प्रशासनिक। इसके अलावा इनके अंतर्गत जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वे अच्छे थे। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे राजा की उपाधि शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा दिया जाता है। शिवाजी का जो जन्म होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संस्थापक के शिवाजी 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पुणे में किला है शिवनेर दुर्ग को हम लोग किला कहते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था निम्बाबाई सालाबाई निम्बावाला, दूसरा का तुकाबाई के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। हाँ, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जब राज्याभिषेक करवाया गया था तो उनको जो पंडित थे वे कौन थे, विश्वेश्वर श्री गंगा भट्ट, जबकि दूसरे जो थे वे थे निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा किया गया था। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोशिश किया है कि वैसे पॉइंट्स को कवर करूं जिससे आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा शिवाजी विजय। तो शिवाजी के द्वारा बहुतों किले जीते गए, लेकिन हम लोग वैसे किले की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे इस प्रकार से बनते हैं कि शिवाजी के द्वारा जीते गए किलों का क्रम क्या है। तो क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता गया, जबकि 1646 ईस्वी में तोरण का, 1648 में कई किले जीते गए जिसमें उसमें से प्रमुख पुरंदर का किला है, और 1656 ईस्वी में ही जावली और रायगढ़ को जीता गया था। तो आपसे जो क्रम पूछेगा उस पर इधर देखिए, क्रम जो पूछेगा पहला था सिंहगढ़ का किला, दूसरा जो होगा आपका तोरण का किला आएगा, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है पुरंदर का किला, चौथा रायगढ़। तो एक नंबर में आपको क्रम में पूछा जाएगा तो शिवगढ़ पहला हो जाएगा, दूसरा तोरण हो जाएगा, तीसरा पुरंदर, जबकि चौथा रायगढ़ हो जाएगा। शिवाजी का पहला जो मुकाबला मुगलों से होता है वो 1657 ईस्वी में। क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा कि शिवाजी और मुगलों के बीच में पहला मुठभेड़ या मुलाकात 1657 ईस्वी में होता है। उस समय शिवाजी के सपोर्टर में रहते हैं कौन? बीजापुर के सुल्तान। नेक्स्ट में देखिए फिर से क्या होता है, 1659 ईस्वी में जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह रहते हैं उनके द्वारा ही शिवाजी को मारने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसे शिवाजी मृत्यु प्राप्त, जिससे शिवाजी क्या करते हैं उसे मार देते हैं। किसे? तो अफजल खां को। मतलब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के द्वारा अफजल खां को भेजा जाता है शिवाजी को मारने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर से मुगल बादशाह की तरफ से भी शाइस्ता खां को भेजा जाता है, लेकिन इस बात का खबर पहले ही शिवाजी को हो जाता है, तो उनके महल में ही पहुंचते हैं और उस समय शाइस्ता खां भाग चुके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें से 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत को लूटा गया था। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि शिवाजी के द्वारा मुगलों के बेरे को कितने बार लूटा गया? तो 2 बार लूटा गया था, एक 1664 ईस्वी में, जबकि दूसरा बार 1670 ईस्वी में। 2 बार लूटा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभी भी शिवाजी किसी के हत्थे नहीं आए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुगल बादशाह की तरफ से जो भेजा गया था आमेर के राजा जय सिंह को और शिवाजी दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध होने के दौरान ही पुरंदर की संधि होती है, इसमें शिवाजी पराजय हो जाते हैं। तो पुरंदर की संधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए, और सुनने के साथ साथ आप लोग कॉपी कलम को लेके भी रखिए, ताकि जो भी पॉइंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको आप लोग लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। नेक्स्ट में देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और आमेर के राजा जय सिंह के बीच में होता है। इसके दौरान ही 4-5 कंडीशंस होता है, देखिए सुनिए, गौर से सुनिए, जिसमें ये पॉइंट बताया जाता है कि शिवाजी बिल्कुल फिक्र, मतलब शिवाजी किसी के संरक्षण में नहीं रहेंगे, शिवाजी इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो जहां जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट था, इनके जो पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल के दरबार में रहना होगा, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके साथ रहने के साथ साथ उन्हें जो है 5000 मनसब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग इससे चर्चा करें तो एक पॉइंट बनता है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आगरा में बुलाया जाता है शिवाजी को, आगरा में शिवाजी को बुलाया जाता है। बुलाने के पश्चात ये जब सभा में पहुंचते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि इन्हें शिवाजी को कि औरंगजेब के द्वारा इन्हें आदर सत्कार नहीं किया गया, तो वे क्रोध होके दरबार को छोड़ के वापस लौटना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। लौटना तो चाहते हैं, जिससे आप खुद बताइए, आप खुद राजा हैं और आपके दरबार से कोई जाएगा बिना किसी प्रकार का परमिशन ले हुए तो आप क्रोधित होइएगा ही। तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को और साथ ही साथ उसके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया और लगभग 5000 सैनिक के बेरे में रख दिया गया। अब इस बात को हमेशा खल रहा था किसे? औरंगजेब को, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें मारने का कोशिश किया गया। तो वे क्या किए, अंत में इस बात का पता ज्यों ही शिवाजी के कानों तक पहुंचा, वे क्या किए, अपने और अपने पुत्रों को
लेके वहां से निकल पड़े। अब फिर से औरंगजेब को शक हो जाता है कि इतना बड़ा झुंड होने के बाद सैनिकों के पश्चात वो कैसे भाग गया। तो इन्हें शक होता है कि आमेर के जो राजा हैं जय सिंह, उनके द्वारा उन्हें भगा दिया गया। तो औरंगजेब जो है इन्हें जहर, भोजन में जहर मिला के मार देते हैं। अब देखिए पॉइंट, इस समय क्या किया गया था संधि में? संधि में 2 पॉइंट, शिवाजी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, दूसरा इन्हें इनके जो पुत्र होंगे संभाजी हुए क्षेत्र में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के 1665 ईस्वी में ही बहुतों किले जो रहते हैं शिवाजी के, चूंकि पराजय हो जाते हैं, 35 किले लगभग रहते हैं इनके पास, उसमें से 23 किले मुगलों के पास चले जाते हैं। अंत में जब ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं, भागने के पश्चात 1670 ईस्वी में पुनः 1670 ईस्वी में पुनः शिवाजी के द्वारा अंग्रेजों के बीच में संधि का प्रस्ताव आया था। उसी के समय ही इन्हें राजा का उपाधि दिया गया था। किसे उपाधि दिया गया था? तो शिवाजी को राजा का उपाधि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ कुछ किले थे जिन्हें वापस लौटा भी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कवर करते हैं कि शिवाजी से रिलेटेड जो है अंतिम अभियान, इनके जीवन काल में शिवाजी के दौरान, शिवाजी जो थे उनका अंतिम अभियान कर्नाटका अभियान था, जो कि 1677 ईस्वी में लड़ा गया था। इस अभियान के दौरान शिवाजी लगभग 100 किले को जीते थे, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, उसमें आपका जंजीर का क्षेत्र, मदुरई का क्षेत्र, वेल्लूर का क्षेत्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों को जीता गया था। इन सभी क्षेत्रों को जीता गया था, लगभग 100 किला जीते गए थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत में इसी अभियान के दौरान बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। देखिए बुक्स में कई जगह आपको 12 अप्रैल मिलने भी वाला है, लेकिन एनसीईआरटी हम लोग बेस देख चलते हैं तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, कोई भी राज्य या साम्राज्य अच्छा है तो इसका 2-3 ही रीजन होता है। या तो वहां का प्रशासनिक सेवा अच्छा होगा, उसके अलावा उनके द्वारा राजा जो होंगे उनके द्वारा जनता के प्रति हमेशा सहिष्णुता का भाव होगा। तो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थे वो अष्टप्रधान, इन्हीं के पीरियड में ही अष्टप्रधान थे। इनकी जो प्रशासनिक सेवा थी वो अष्टप्रधान थे। 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए। पहले ही क्वेश्चन है कि किसके पीरियड में अष्टप्रधान था, तो शिवाजी के पीरियड में अष्टप्रधान था। जिसके सबसे प्रमुख 1 नंबर में जो आते थे वे आते थे छत्रपति, और इसके अष्टप्रधान जो होते उसको हम लोग देखेंगे। पहला होता था पेशवा, ये होते हैं प्रधानमंत्री। अभी 2 मिनट समझिए इसको। जिस तरह से सारे काम अभी के वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो है सब काम प्रधानमंत्री के अंतर्गत होगा, लेकिन सिग्नेचर किनका होना है? राष्ट्रपति का। बस वैसे ही इसमें अष्टप्रधान है। चलिए देखते हैं। तो पेशवा होते थे भारत के, जिस तरह से भी प्रधानमंत्री उसी तरह से ये राजा के प्रधानमंत्री होते थे। जितने भी कार्य थे उनको ये देख रेख करते थे। दूसरा जो आता था वे आता था अमात्य, जिसको हम लोग वित्त मंत्री के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वे अभी हम लोग उसको अमात्य के नाम से जानते हैं। मतलब राजस्व की जो व्यवस्था रहती है, राजस्व की व्यवस्था और वित्त की, इन सबों का जो देख रेख करते थे वे अमात्य के द्वारा किया जाता था। तीसरा आप लोग देख रहे हैं वाक्यानविश। वाक्यानविश को वर्तमान में हम लोग होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के नाम से जानते हैं। ये क्या था? तो दरबार के अंतर्गत, राजा के दरबार के अंतर्गत और क्षेत्र में जितने भी आंतरिक घटनाएं हो रही थी, जितने भी प्रकार का व्यवस्थित किया जा रहा था, वे सब कार्य वाक्यानविश के द्वारा ही किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं सुरून 20, और इसी में हम लोग यदि ऐड कर ले चिटनिस। चिटनिस मुंशी होते थे जो पत्रा लेखा का काम किया करते थे। इस चीज का काम, पत्रा का काम करते थे। अब देखिए सुरून 20 का काम क्या रहता था? इनका काम रहता था राज दरबार में जितने भी प्रकार के पत्र आ रहे थे उन सभी पत्रों को राज्य के क्षेत्र में पढ़ के राजा को सुनाना। उसके अलावा भी जितने भी दरबार में पत्र आते थे उनको क्या और किस रूप में उपयोग करना चाहिए उसके बारे में ये जो काम करते थे सुरून 20 के अंतर्गत किया जाता था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे दबीर और सुमन।
दबीर और सुमंत जो थे उनका अभी वर्तमान में हम लोग उसे विदेश मंत्री के नाम से जानते हैं। देखिए एक कोई राजा होता है तो राजा का अन्य राज्यों के राजा के साथ संपर्क बनाए रखने का जो काम करते थे वे विदेश मंत्री अर्थात दबी और सुमंत के अंतर्गत ही किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सर ए नौबत। सर ए नौबत हम लोग बोलते हैं सेनापति को। इन्हीं के अंतर्गत ही सेना का गठन कैसे करना है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार का विशेष गुण होना चाहिए, वो सब सर ए नौबत के अंतर्गत की व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाता था। माफ कीजिएगा, ये होगा आपका पंडित राव। पंडित राव और न्यायाधीश, पंडित राव और न्यायाधीश के बीच में ये पॉइंट देखने को मिलता है कि पंडित राव और न्यायाधीश दो ऐसे थे जो सेना में भाग नहीं लेते थे। एक पंडित राव हो गया और न्यायाधीश हो गया। अष्टप्रधान देखिए, पेशवा, अमात्य, वाक्यान्विश, सुरुनविश, दबिश, सुमंत, सर ए नौबत और 8वां में पंडित राव आते थे और 7वां में पंडित राव हो गए और 8वां में आपके न्यायाधीश हो गए। तो जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान पंडित राव और न्यायाधीश दोनों भाग नहीं लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं सेना। इनके पास जो सेना थी वह किस प्रकार की व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेना घुड़सवार का जो प्रोसेस था वो क्या था। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं हम लोग सेना घुड़सवार। इनके पास जो सेना था वो किस प्रकार का था, यहाँ क्या काम करते थे। तो देखिए दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक जो सैनिक व्यवस्था होता था वो होता था वर्गीस और दूसरा होता था सिलदार। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए जब यदि मान लीजिए कि हम बिहार की तरफ से अन्य राज्यों से लड़ रहे हैं तो मेरे पास तो अस्त्र शस्त्र रहेंगे ही और यहाँ की जो जनता है उस समय का हम बात कर रहे हैं क्योंकि उस समय अस्त्र शस्त्र में भाला तलवार वगैरह चलता था। तो चूंकि हम अन्य राज्यों के साथ लड़ रहे होते हैं उस समय क्या होगा, हमारे जो राज्य के जो और भी जनता वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे। तो उनके द्वारा जो अस्त्र दिया जाए और मेरे पास जो शस्त्र रहेगा उसमें दो इंपॉर्टेंट, उनके द्वारा जो शस्त्र दिया जाएगा अस्त्र उसे हम लोग वर्गीस के नाम से जानते हैं, जबकि जो मेरे पास खुद के रहेंगे उसे हम लोग सिलेदार के नाम से जानते हैं। तो देखिए राज्य की ओर से अस्त्र जो दिए जाते थे उसे हम लोग वर्गीस कहेंगे, जबकि स्वयं के घोड़े और अस्त्र जो रखते थे उसे हम लोग सिलेदार कहते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, शिवाजी के अंगरक्षक होते थे और उनके पास जितने भी घोड़े थे उस घोड़े में एक नाम दिया जाता था कि इस घोड़े का नाम ये रहेगा, मतलब एक झुंड रहता था। उस झुंड में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक मावली सेना। तो मावली सेना जो थी ये सेना शिवाजी का अंगरक्षक का काम करती थी, जबकि पागा जो थे वो एक घुड़सवार का एक संगठन थे। जैसे कि वर्तमान में हम लोग का आर्मी का एक टुकड़ी होता है, जैसे बटालियन 1, बटालियन 2, बटालियन 3 के नाम से जानते हैं और भी होते हैं। उसी तरह से जो उस समय घोड़ा का जो संगठन के रूप में था उसमें से एक नाम आता था जिसे हम लोग पागा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे राजस्व प्रशासन। देखिए इसलिए शिवाजी अद्भुत रहे, अच्छे शासक बने रहे क्योंकि इनका प्रशासनिक सुविधा भी अच्छा था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राजस्व प्रशासन। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसमें क्या होता था कि जैसे कभी कोई भी किसान भी मजदूरी कर रहा है तो जमींदार के अंतर्गत काम न रह के बल्कि खुद के मालिक के रूप में काम करते थे और जितने भी मुआवजा होते थे उसके रूप में टैक्स लिया जाता था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई उपजाया जा रहा है भूमि, तो कितने क्षेत्रों में उपजाया जा रहा है, क्या उसका हमें सही मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए शिवाजी के द्वारा पैमाइश लाया गया। अर्थात भूमि को नापने की जो विधि होती है उसे हम लोग पैमाइश कहते हैं। उसके द्वारा मापने का जो प्रक्रिया था उसको हम लोग काठी या जरीब दोनों के द्वारा। और तीसरी जो प्रणाली इंपॉर्टेंट है वो है शिवाजी द्वारा शुरू में 33% लिया गया टैक्स, फिर बाद में से 40% कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तकावी ऋण क्या होता है। किसानों को तकावी ऋण भी दिया जाता था। अभी हम एक पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। जैसे बैंक है,
किसानों को ऋण देती है, उसी तरह उस समय शिवाजी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की सुविधा या दुविधाएं होती थी तो उसको जो ऋण की जो आवश्यकता होती थी वो ऋण हम लोग तकावी ऋण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट में आप लोग देख चुके होंगे कि जो राजस्व प्रणाली थी वे हमारी रैयतवारी व्यवस्था, काठी और जबरी 33% और 40% तकावी ऋण। अब देख रहे हैं आप लोग चैत और सरदेशमुखी। जितना इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है उतना उसमें से इंपॉर्टेंट आपका चैत और सरदेशमुखी। चैत क्या होता था? देखिए हम बिहार के निवासी हैं और जो अन्य राज्य जिस पर मानिए मेरा आधिपत्य हो गया, अर्थात जैसे महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र के जो शिवाजी थे वह पड़ोसी राज्य जैसे मान लेते गुजरात में विजय प्राप्त कर लिए, तो उससे जो टैक्स लिया जाएगा उसे हम लोग चैत कहेंगे। और ये जो टैक्स मिलता था वे 1/4 भाग मिलते थे, जबकि एक अतिरिक्त कर मिलता था जिसे हम लोग सरदेश मुखी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अर्थात जिस राज्य पे हम जीत लिए हैं, जीत चुके हैं, उससे हम 1/4 भाग लेते थे और अतिरिक्त कर जो होता था पूरे आय का 1/10 भाग लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं न्याय व्यवस्था। इनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो इनकी न्याय व्यवस्था जो थी वो अलग अलग प्रकारों में, जैसे स्मृति, प्राचीन स्मृति, इसमें यह बनाया जाता, जैसे मान लीजिए कि बहुत समय पहले ये नियम बनाया गया था कि जो चोरी करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। जो चोरी करेगी या जो भी चोरी करने वाला होगा, चोरी कर लिया जाएगा तो जो भी चोरी करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब वही अब आता है पीरियड, आज से 100 वर्ष पहले और अब आता है, तो अभी यही प्रोसेस है। इसका मतलब वो स्मृति के आधार पर जो शुरू में दिया गया उसी को हम लोग जेनरेशन लेके चल रहे हैं, जेनेटिक रूप में लेके चल रहे हैं। उसको इस तरह से मिला था, इसी तरह से मिलेगा, तो इसीलिए इसे हम लोग प्राचीन स्मृति के आधार पर वहां पे न्याय व्यवस्था की जाती है। जबकि वहां पे भी ग्राम स्तर व्यवस्था होती थी, ग्राम स्तर पे भी वहां व्यवस्था की जाती थी और ग्राम स्तर पे जो न्याय किया जाता था वे पटेल कहलाते थे। और किसी प्रकार का न्यायिक व्यवस्था होती है, जैसे कि मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल यदि आपको हम बताएं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष है वो अपील जो कर सकता है, जिसे वर्तमान में अपील करता है, उसी के माध्यम से उस समय जो अपील किया जाता था उसे हम लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मजलिस के नाम से। और इन सबों का तो प्रमुख अंत में छत्रपति होता ही था। सारे कार्य होने के बाद अंतिम निर्णय छत्रपति जी के पास जाते थे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। शिवाजी को पढ़ने से पहले हम लोग शिवाजी का देखें क्षेत्र के बारे में, उनका वर्चस्व, दूसरा देखें इनका विजय कैसा था, इनके पीरियड में अष्टप्रधान किस प्रकार से कार्य किए, इनका राजस्व व्यवस्था कैसा था, उसके अलावा इनकी राजस्व साथ साथ सैनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी को लेकर। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शिवाजी का जब मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद तुरंत पश्चात कौन बन जाते हैं? तो राजा राम बनते हैं। कौन? राजा राम बनते हैं, लेकिन क्षणिक ही बनते हैं, फिर हट जाते हैं। तो पहला उत्तराधिकारी जो बनते हैं वे बनते हैं संभाजी, शिवाजी के बड़े पुत्र। शिवाजी के बड़े पुत्र 1680 से लेके 89 के बीच में बनते हैं। इनका जो राज्याभिषेक किया जाता है वो 16 जनवरी 1681 ईस्वी में किया जाता है और राजधानी रायगढ़। और इनके जो ब्राह्मण रहते हैं जिनका सर्वोच्च अर्थात संभाजी अपना सर्वोच्च किसे मानते हैं? तो एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम कवि कलश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसमें लिखा हुआ पन्हाला किला। देखिए संभाजी बहुत ही क्रोधित मिजाज के थे, इन्हें ज्यादा गुस्सा आता था, इसीलिए शिवाजी ने इनको क्या किए? किले में बंद कर दिए, जिसे हम लोग पन्हाल किला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में इनकी मृत्यु औरंगजेब के द्वारा हो जाती है। क्यों? तो ये जो अकबर रहते हैं इनके पुत्र, अकबर के जो रहते हैं, अकबर आप कीजिएगा पुत्र नहीं, जैसे कि हम लोग क्रम पढ़ेंगे, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं का अकबर हुआ, अकबर का जहांगीर हुआ और जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ। तो औरंगजेब द्वारा मारा गया अकबर के संरक्षण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे
आ गए। तो संरक्षण में रखने के कारण ही औरंगजेब के द्वारा किसे मार दिया गया, संभाजी को मार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। और साथ ही साथ कवि कलश जो थे ब्राह्मण, उन्हें भी मार दिया। अब जो राजा बन के आते हैं वे राजा आते हैं बन के राजा राम। राजा राम शिवाजी के दो पुत्र, कौन, संभाजी और राजा राम। संभाजी और राजा राम, इनके पुत्र का नाम रहता है साहू। जबकि इनके जो रहते हैं, इनके दो पुत्र रहते हैं, एक का नाम शिवाजी द्वितीय के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे का नाम राजा राम द्वितीय के नाम से जानते हैं। अब राजा राम है तो इनका पीरियड 1 साल का ही रहा। इनका पीरियड 1 साल का रहा, 1689 से 1700 पीरियड। यह पुनः गद्दी पर। इस पॉइंट को मैंने क्यों लिखा है, जैसे ही हम आपको बताए थे कि शिवाजी का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के तत्पश्चात राजा राम ही बनते हैं, लेकिन उन्हें हटा दिया जाता है क्योंकि उनका बड़ा पुत्र संभाजी उस समय जीवित रहता है, इसीलिए इन्हें हटा के पुनः दोबारा 1 वर्ष के लिए ही बनता है। अब देखिए 1689 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा रायगढ़ पर आक्रमण किया गया था और जो संभाजी के पुत्र थे साहू जी, उसे बंदी बना लिया गया और राजा राम भाग के जंजीर चला गया और वहीं 8 वर्षों तक छिपा रहा। 8 वर्षों तक छिपा रहा और 1698 ईस्वी में सतारा को अपनी राजधानी बनाया और 1700 ईस्वी में मर गया। आइए हम लोग रिपीट कर लेते हैं। राजा राम जी के द्वारा, तो राजा राम जो थे 1689 से 1700 लगभग 11 वर्ष तक पुनः गद्दी पे बैठे और प्रतिनिधि पद सृजन किए। अब देखिए एक पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ जो पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा प्रतिनिधि पद का सृजन किया गया अर्थात लाया गया। ये प्रतिनिधि पद क्या होता है तो जानते हैं। छत्रपति से नीचे और पेशवा से जस्ट ऊपर का जो पॉइंट होता था उसे हम लोग प्रतिनिधि के नाम से जानते थे, प्रतिनिधि के। इस हिसाब से भी बताया जाए तो आपको नौ प्रधान हो गए, लेकिन हम लोग इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि किनके समय में प्रतिनिधि पद का सृजन किया गया, तो राजा राम के समय में किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जब 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जो राजा राम के पुत्र रहते हैं शिवाजी द्वितीय, ये इस समय इनका उम्र मात्र 4 वर्ष रहता है और इनकी पत्नी का नाम रहता है ताराबाई। ताराबाई के संरक्षण में ही शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया जाता है और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तब बहादुर शाह जफर के द्वारा साहू जी को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए जब साहू जी को छोड़ दिया गया, एक तरफ तो वो सत्ता में कौन है, सत्ता में इसके छोटे भाई के रूप में बोल सकते हैं जिसे राजा शिवाजी द्वितीय थे। जब ये सत्ता में आने लगते हैं तो देखते हैं 2 साइड, एक तो कौन हो गए, एक साहू जी हो गए, दूसरी तरफ शिवाजी। अब कौन बनेगा सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, तो यहाँ पे आके युद्ध हो जाता है दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है उसे हम लोग खेरा का युद्ध के नाम से जानते हैं। खेरा के युद्ध के नाम से जानते हैं जो 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को होता है। किसके बीच में, तो ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय और साहू जी के बीच में होता है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो सहयोग प्रदान करते हैं उनका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। तो किसी प्रकार से संधि करके इसे जो है दक्षिण के क्षेत्र में भेज जाता है, अर्थात कोल्हापुर में इन्हें भेज देता है। आप लोग देखिएगा जब महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आया, जैसे ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आया, इसी के दक्षिण में क्षेत्र आता है कोल्हापुर का, तो कोल्हापुर के क्षेत्र में इसे भेज दिया गया। अब यहीं से विघटन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को अच्छे से पता होगा एक परिवार का जो नींव होता है एकता में होता है। जैसे ही अखंड होता है उसका राज्य तितिर बितिर हो जाता है। अब देखिए इसका क्षेत्र दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग में बट गया, तो दक्षिण के क्षेत्र में कौन चला गया, ताराबाई, जिसके पुत्र शिवाजी द्वितीय थे। अब इनका वर्चस्व बन गया साहू जी का। तो 1707 ईस्वी से लेके 49 ईस्वी तक साहू जी का शासनकाल रहता है। इसी के समय में ही 2-3 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1713 ईस्वी में ही बालाजी विश्वनाथ को
पेशवा का पद वंशानुगत कर दिया जाता है। जो पेशवा का पद रहता है उसको वंशानुगत कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो अत्यधिक योगदान बालाजी विश्वनाथ का होता है। तो अब देखिए, उत्तर का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र जिस संधि के माध्यम से बंटवारा होता है उसे हम लोग वारणा संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि 1713 ईस्वी के दौरान ही होता है। और 1714 ईस्वी में, जैसे कि हम बताए थे आपको, 1713 ईस्वी में क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ का पद वंशानुगत हो जाता है और 1714 ईस्वी में शिवाजी द्वितीय को कैद कर लिया जाता है। अब जब कैद कर लिया जाता है, शिवाजी की कोई संतान नहीं होते हैं, तो वही राजा राम का जो दूसरा पुत्र रहता है, जिसे हम लोग राजा राम द्वितीय के नाम से जानते हैं, वे सत्ता में आते हैं। और ये मात्र एक साल 1749 से 1750 में। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से राजनीति होता है। बालाजी विश्वनाथ को ज्यों ही वंशानुगत का मिलने लगा पोजीशन, अर्थात ये बोला गया साहू जी के द्वारा 1713 ईस्वी में, अब जो पद होगा पेशवा का वो वंशानुगत होगा। तो बालाजी विश्वनाथ का पहला उद्देश्य था कि हम महाराष्ट्र, जो हमारा क्षेत्र, उसको हम एक करें। तो क्षेत्र को एक करने के लिए जो साउथ में, जो दक्षिण के क्षेत्र में कोल्हापुर का क्षेत्र दिया गया था ताराबाई को, उसके साथ संबंध बनाया, उसके साथ संधि करने का कोशिश किया। उसी संधि को हम लोग संगोली का संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि 1750 ईस्वी में किया गया था। किसके बीच में? बालाजी विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय, इस दोनों के बीच में संगोली का संधि किया गया था। अब जो है दूसरे रूप में, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो सम्राट रहता है मराठा वगैरह, वो सब खत्म हो जाता है। अब सारा सत्ता किसके बीच में आ जाता है? मराठा संग पेशवा के बारे में। तो हम दूसरे अध्याय में पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार देखिए और जो भी समस्या होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और उसका मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारा जो पहले वाला चैनल था SKV क्लासेज ही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब वो चैनल हम लोग का 2 साल पहले ही क्रिएट हो चुका था, इसीलिए हम लोग फिर से एक नया चैनल क्रिएट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे सहयोग प्रदान कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इनके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।